महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध। आज हम उसकी व्यूह रचना का अध्ययन करते हैं कि जब शाही फौज बनास नदी के तट पर आ डटी तब राणा भी अपनी सेना को हल्दी घाटी के नाके से दूसरी ओर ले गया और अपनी सेना को परंपरागत ढंग से हरावल, चंदावल, वाम पाशा तथा दक्षिण पाशा में डिवाइड किया और हरावल का नेतृत्व हकीम सूर कर रहा था तथा मेवाड़ के प्रमुख सामंत उसके सहयोगी थे, जिनमें सलुम्बर का रावत किशनदास लावा, इसके अलावा सरदारगढ़ का भीम सिंह, देवगढ़ का रावत सांगा और बदनौर का रामदास जयमल राठौड़ का पुत्र आदि मुख्य थे। और दक्षिण पासर में ग्वालियर का शासक रामशाह अपने 3 पुत्रों तथा अन्य योद्धाओं के साथ था। वाम पासर में मान सिंह झाला अपने सहयोगी सादड़ी का झाला बीदा और जालोर के मानसिंह सोनगरा के साथ में था। चंदावल में पानरवा का गमेती, भीलपुंजा तथा उसके सहयोगी पुरोहित गोपीनाथ, जगन्नाथ मेहता, रतनचंद आदि शामिल थे। राणा प्रताप स्वयं भी केंद्र में था और उसके साथ मंत्री भामाशाह और उसका भाई ताराचंद थे। भील सैनिक अपने तीर, कमान, छोटी तलवारें और शत्रु पर बरसाने के लिए पत्थरों को लेकर आसपास की पहाड़ियों के ऊपर जा बैठे। दूसरी ओर मानसिंह ने भी अपनी सेना को व्यवस्थित किया। अगली पंक्ति में लगभग 80 युवा योद्धा सैयद हासिम के नेतृत्व में रखे। इसके पीछे 2 अग्रिम दल और रखे गए, जिनमें एक दल का नेतृत्व जगन्नाथ कच्छावा कर रहा था और दक्षिण पाशर में सैयद अहमद खां और वाम पाशर में गाजी खां बख्शी और लूणकरण कच्छावा थे। आरक्षित दल की तीसरी पंक्ति में इल्तुतमिश व माधो सिंह कच्छावा थे और मध्य भाग में स्वयं मानसिंह के नेतृत्व में ख्वाजा मोहम्मद रफी, शिहाबुद्दीन, अली मुराद, उज़्बेक तथा अन्य कच्छावा सैनिक थे और सेना का पृष्ठभाग मेहतर खां के अधीन था। इतिहासकार बदायूं अग्ररक्षकों के विशिष्ट दल जो उसके साथ में था। तो इस प्रकार से हल्दी घाटी के युद्ध जो है उसमें मानसिंह और महाराणा प्रताप जो उन्होंने अपनी अपनी सैनिक टुकड़ियां जो उनको व्यवस्थित कर लिया, अर्थात व्यूह रचना की थी। अगली बात आती है युद्ध का श्री गणेश कि युद्ध किस प्रकार से हुआ था। इसके बारे में अलग अलग विद्वान जो अपना अलग अलग तर्क देते हैं कि डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने युद्ध आरंभ होने की तिथि 21 जून 1576 ईस्वी दिए, जबकि डॉक्टर आशीर्वादी लाल जो है उनके अनुसार यह तिथि 18 जून 1576 है और हकीम सूर के नेतृत्व में राणा प्रताप का हरावल हल्दी घाटी के उत्तरी पूर्वी मुहाने से यकायक बाहर निकला और उसके पीछे सेना का मुख्य भाग राणा प्रताप के नेतृत्व में बाहर आया। राणा के हरावल ने शत्रु के अगले दल पर धावा बोल दिया और राणा की ओर से किया गया ये आक्रमण इतना भयानक था कि सैयद हाशमी के अधीन मुगल सेना की प्रथम पंक्ति में अव्यवस्था फैल गई तथा उबड़ खाबड़ भूमि में भीड़ भाड़ एवं सभी मिलकर एक हो गए और राणा की सेना ने मुगल सेना को पीछे से धकेल दिया। इससे मेवाड़ी सेना का उत्साह बढ़ गया और हकीम सूर और राणा प्रताप अपने सैनिकों के साथ में शत्रु के केंद्रीय दल एवं दक्षिण पासव जो उसके ऊपर टूट पड़े। घमासान युद्ध हुआ और राणा के सैनिकों ने अद्वितीय शौर्य का परिचय दिया। राणा का ये आक्रमण इतना भीषण था कि मुगल सैनिक युद्ध मैदान से भाग खड़े हुए। मुगल सेना के कुछ एक दस्ते तो ऐसे भागे कि बनास नदी के तट से 10-12 मील आगे चले गए। इस प्रकार से युद्ध के प्रारंभ में राणा प्रताप को काफी सफलता मिली थी, परंतु यह सफलता जो थी वो स्थायी नहीं बन पाई। इसी समय राणा के वाम पक्ष ने मुगल सेना के दाहिने पक्ष जो उसके ऊपर आक्रमण कर दिया और इसी भीषण आक्रमण को यद्यपि सैयद नहीं झेल सके, यद्यपि उन्होंने अपना स्थान नहीं छोड़ा और राजपूतों से लड़ते रहे। इसी समय मेहतर खां जो कि चंदावल में था आगे बढ़ता हुआ चिल्लाया, बादशाह सलामत स्वयं आ रहे हैं, बादशाह सलामत स्वयं रहते। ऐसे भागते हुए सैनिक थम गए और मेवाड़ी सैनिकों से भिड़ गए। इस बार लड़ते हुए वे रक्त तलाई नामक स्थान पर इकट्ठे हो गए और दोनों पक्ष अदम्य शक्ति, साहस और उत्साह से युद्ध कर रहे थे। मानसिंह ने अपना हाथी आगे बढ़ाकर युद्ध की गति को और ज्यादा तीव्र कर दिया और राणा ने भी हस्ती दल आगे बढ़ाया और दोनों पक्षों के हस्ती दल आपस में भिड़ गए और राणा मानसिंह ने युद्ध करने हेतु अपने उसके निकट आ गया और राणा का प्रसिद्ध
घोड़ा जो था मान सिंह के हाथी पर जा कूदा और तथा उत्तेजित राणा ने मान सिंह पर भाले से वार किया, किंतु मान सिंह होदे में झुककर कहा जाता कि इस वार को बचा गया और मान सिंह के हाथी के दांतों से चेतक की अगली 2 टांगे जो थी वो जख्मी हो गई और राणा के सैनिक अब तक काफी थक चुके थे। इसी समय मुगलों की सुरक्षित सेना राणा की सेना पर टूट पड़ी और राणा घायल अवस्था में भी मुगलों के सामने डटा रहा, लेकिन राणा के कुछ स्वामी भक्त सेवक चेतक की बागडोर पकड़कर राणा को युद्ध क्षेत्र से बाहर ले गए। राणा के युद्ध क्षेत्र से हटने के पूर्व सादड़ी के झाला बीदा राणा के सिर से छत्र खींचकर स्वयं धारण कर मान सिंह के सैनिकों पर झपट पड़ा। इससे प्रताप पर सेना का दबाव कम हो गया और वह हकीम सूर के साथ युद्ध क्षेत्र में सुरक्षित निकलने में समर्थ हुआ। राणा के चले जाने के कुछ समय बाद ही युद्ध चलता रहा। राणा के सैनिकों ने यद्यपि अपूर्व वीरता का साहस दिया, परिचय दिया, किंतु साहसी सेना ने उसे पीछे शाही सेना जो थी उसने पीछे खदेड़ दिया और पीछे हटती हुई राजपूत सेना पर ऐसा धावा बोला कि उसके कई योद्धा मारे गए और झाला बीदा एक सूरवीर की मौत मारा गया और झाला बीदा के मरते युद्ध जो था वो समाप्त हो गया और राणा की शेष सेना गोगुंदा के पश्चिम में कोलियारा नामक गांव में जा पहुंची। राणा के युद्ध क्षेत्र से बच निकलने के बाद राज प्रशस्ति और अमर काव्य वंशावली में राणा प्रताप और उसके भाई शक्ति सिंह, जो कि अपने पिता के समय अकबर की सेवा में चला गया था, के मिलन का बड़ा नाटकीय वर्णन करते हैं कि प्रताप जब युद्ध स्थल में से घाटी की तरफ जा रहा था तब 2 मुगल सेना नायकों ने उसका पीछा किया। शक्ति सिंह भी कहा जाता कि मुगल पक्ष की ओर से लड़ रहा था और उसके पीछे रवाना हो गया तथा भारत भाई का प्रेम से प्रेरित होकर कहा जाता है कि उन दोनों ने मुगल सेना नायक जो थे उनको मौत की घाट उतार दिया। और इसी समय राणा का घोड़ा चेतक, जो कि पहले से जख्मी था, नाला पार करते हुए दम तोड़ गया और शक्ति सिंह ने राणा के पास पहुंचकर अपनी पिछली भूलों के लिए क्षमा मांगी और राणा को अपना घोड़ा दे दिया। राणा के घोड़े चेतक की अंत्येष्टि की गई और फिर दोनों भाई फिर से एक दूसरे से बिछुड़ गए। राज प्रशस्ति और अमर काव्य वंशावली के इस कथन की सत्यता को स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि पहली बात तो यह कि राणा उदय सिंह के समय अकबर द्वारा किए गए चित्तौड़ आक्रमण के समय शक्ति सिंह मारा गया था, जिसकी पुष्टि अनेक साक्ष्यों से होती है। दूसरी बात यह कि हल्दी घाटी के युद्ध में शक्ति सिंह मुगल पक्ष की ओर से लड़ा होता तो अबुल फजल और बदायूं भी इसके बारे में लिखते। इस संपूर्ण कथानक का अंश यह अवश्य स्वीकार किया जा सकता है कि युद्ध क्षेत्र से लौट से में हल्दी घाटी से कोई 2 मील दूर बलीचा नामक गांव के निकट राणा के घोड़े चेतक की मृत्यु हो गई थी, जहां आज भी उसका स्मारक बना हुआ है। युद्ध में दोनों पक्षों के मरने वाले सैनिकों की संख्या के संबंध में भी इतिहासकार जो उन्होंने अलग अलग लिखा है। बदायूं ने लिखा है कि इस अवसर पर 500 आदमी मारे गए, जिनमें 120 मुसलमान थे और निजामुद्दीन के अनुसार शाही सेना के 150 और राजपूतों के 500 सैनिक मारे गए। राजपूत स्रोत जो उसमें मरने वाले शाही सैनिकों की संख्या इतनी बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है कि उन्हें स्वीकार करना सही नहीं है। अबुल फजल दोनों पक्षों के लगभग 650 सैनिक मारे जाने का उल्लेख करता है, जो कि लगभग काफी सही प्रतीत होता है। तो इस प्रकार से हल्दी घाटी जो उसका युद्ध हुआ था। अगली बात आती हल्दी घाटी के युद्ध का निर्णय कि इसका परिणाम क्या निकला था। मुस्लिम इतिहासकार तथा राजस्थान के इतिहासकारों में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के निर्णायक पराजय का उल्लेख मिलता है, लेकिन हमारे विचारों में अकबर की सैनिक दृष्टि से विजय भली हो गई थी, किंतु यह उसकी नैतिक पराजय नहीं थी। अकबर की मेवाड़ को अपने अधीन करने की चीर अभिलाषा जो थी वो कभी भी पूरी नहीं हो पाई। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने लिखा है कि मान सिंह की ये लड़ाई अपने प्रारंभिक उद्देश्य में ही असफल रही और यह उद्देश्य राणा प्रताप को मारना या बंदी बनाना और मेवाड़ को अधीन करना था, और इस दृष्टि से यह युद्ध शाही सेना की नैतिक पराजय के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। राजपूतों ने शाही सेना की ऐसी दुर्दशा की थी कि सैनिक विजय के बाद मुगल सैनिकों के हिलने तक की शक्ति नहीं रह गई थी। वे सुशोध्या योद्धाओं से अत्यंत ही भयभीत हो चुके थे और इस तथ्य को स्वयं बदायूं जो है वो भी स्वीकार करता है, जो कि इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था। कुछ इतिहासकारों ने इस युद्ध में प्रताप की पराजय का उल्लेख ही नहीं किया है, बल्कि प्रताप के युद्ध क्षेत्र से भाग जाने की बात भी कही है, लेकिन इसमें तनिक भी सत्यता नहीं है। प्रताप का युद्ध क्षेत्र से चले जाना पहली बात तो उसका स्वयं का निर्णय नहीं था, दूसरा रणनीति की दृष्टि से उचित था। मेवाड़ के स्वामी भक्त सामंतों ने जब देखा कि मुगल सैनिकों ने प्रताप को घेर लिया, तब प्रताप को बचाने के लिए जबरदस्ती प्रताप के घोड़े
घोड़े की बाग पकड़कर उसे वहां से निकाला गया था। यदि प्रताप उस समय युद्ध क्षेत्र में रहता तो भी निश्चित ही मारा जाता और अकबर का उद्देश्य पूरा हो जाता, लेकिन युद्ध भूमि से निकलकर फिर से सैनिक तैयारी करके शत्रु को ललकारना एक न्यायोचित रणनीति थी जिसका अवलंबन प्रताप ने किया था। और सत्य यह है कि हल्दी घाटी के युद्ध के सभी बातों की पहल जो थी वो प्रताप ने की थी। और ठीक है कि प्रताप के पास शाही सेना की अपेक्षा सैनिक और साधनों की कमी थी जिससे उसे सैनिक पराजय झेलनी पड़ी, लेकिन प्रताप को जिंदा या मुर्दा पकड़ने में मान सिंह पूरी तरह से असफल रहा था। और युद्ध मैदान में राजपूतों की शक्ति को धक्का अवश्य लगा, लेकिन उसी मैदान में अकबर का मुख्य उद्देश्य जो था वो भी ध्वस्त हो गया और यह प्रताप की नैतिक विजय थी। यही कारण है कि इस युद्ध से अकबर बड़ा नाराज हुआ और कुछ समय के लिए मान सिंह को मुगल दरबार में आने की अनुमति भी नहीं दी थी।